हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आरपीएससी ने कहा है कि भाई साहब स्टूडेंट्स को किताबें पढ़नी चाहिए। ठीक है भैया, किताबें पढ़ते हैं और हमारी किताबों में से हम क्या करते हैं, ये देखिए किताबों में से नोट्स बनाते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो ये वीडियो है वो इतिहास का है। इतिहास के हिस्ट्री के हम नोट्स तैयार करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी वीडियो करीब 20 मिनट की रहेगी और उसमें हम जो भी नोट्स बनाएंगे वो बताएंगे। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को हमारी को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। यानी कि सोर्सेस फॉर द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, देखिए प्राचीन भारत ने हेरोडोटस पैदा नहीं किया जो कि हिस्ट्री जैसा ग्रंथ लिखता, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्राचीन भारत के लोगों की इतिहास में रुचि नहीं थी। उनकी इतिहास जो विषयक अवधारणा थी वो आज के समय की जो है वो सर्वथा भिन्न थी। आधुनिक जो अर्थ है में अगर इतिहास लिखने का प्रयास करने वाले विद्वानों को प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्राचीन भारत जो है उसके प्राचीन साहित्य में आख्यान, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, वंश विस्तार आदि अन्य विषयों का समावेश है। तो भारतीय दृष्टिकोण जो है ना मुख्यतः वो क्या है, आध्यात्मिक रहा है। और जो कुछ भी हमारे यहाँ एक साथ में होता था ऐतिहासिक, उसको एक सामूहिक दृष्टिकोण से देखते थे। तो हमारा जो प्राचीन भारतीय साहित्य है, भारतीय प्राचीन साहित्य, उनमें क्या क्या है, जैसे आख्यान से, ये मिलते हैं हमारे, शास्त्र मिलते हैं, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, वंश विस्तार मतलब ये कि भाई वंशावली रखने वाले लोग होते हैं ना, आपके पूरे परिवार की वंशावली बता देंगे। तो इनसे जो है, इनसे ही क्या बनाया गया है, इनसे ही छांटा गया है। ये जो है ना, इन चीज़ों को छांटा गया है। इनमें से क्या किया गया, इनमें से छांटा गया और छांटने के बाद में निकाला, इतिहास के बारे में जानकारी हुई। और मेनली जो है ना वो भारतीय इतिहास की अगर बात करते हैं तो वो है, उसका दृष्टिकोण जो है कौन रहा है, कौन सा, आध्यात्मिक या फिर सामूहिक दृष्टिकोण। ठीक है, अच्छा हमारे पास जो ये प्राचीन भारतीय साहित्य है ना, इसकी बराबर
कहीं कुछ और लिखा हुआ ही नहीं है। तो हमारे पास जो है विश्व का सबसे विशाल साहित्य है, विश्व का सबसे विशाल साहित्य, विशाल साहित्य किसके पास है? हमारे पास है। कौन सा है? भारतीय साहित्य। इंग्लिश में कह सकते हैं, वैसे इसको लिटरेचर कहते हैं, लेकिन इसको कह सकते हैं कि इंडियन जो रिटर्न जो हिस्ट्री है वो कहाँ से मिली है? साहित्य से, और वो सबसे बड़ी है। तो कहने का मतलब ये कि भारतीय इतिहास बहुत बड़ा है। साहित्य बड़ा है तो इतिहास भी बहुत बड़ा है। अच्छा, उसमें से ही हम ऐतिहासिक सामग्री को क्या करते हैं? छांटते हैं। देखिए, गजब की बात मैं बताता हूं आपके लिए। हमारे देश पर बाहर से आक्रमणकारी आए और उन आक्रमणकारियों ने क्या किया? हमारे साहित्य को नष्ट किया। नष्ट किया किसको? साहित्य को। अब सोचो हमारा साहित्य कितना बड़ा था, जो बचा कुचा है, जो बचा कुचा हमको मिला है ना, वो भी सबसे बड़ा है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। तो फिर हमारा जो साहित्य है वो इतिहास है कितना विशाल रहा होगा, मतलब हाउ मच इट वाज रिटन, कितने लोगों ने लिखा था, क्या क्या लिखा था, कितना कितना लिखा था। तो मतलब इतिहास लिखने वाला जो है ना, हिस्ट्री जिसने लिखी थी उसका नाम तो क्या बताया गया है? हेरोडोटस। उसने तो ये हिस्ट्री नाम ही दिया था, ये मतलब ये। लेकिन हमारा जो साहित्य है वो भारतीय इतिहास को बताता है, और इतना विशाल था कि बाहर के आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया, उसके बाद में भी बचा कुचा सबसे बड़ा है। तो हम ये कह नहीं सकते कि हम उनसे पीछे हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ जो है ना भारतीय इतिहास को लिखने वाले जो है ना वो भी लोग हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान के नहीं है। वो क्या है? जैसे 7वीं शताब्दी जो है, 7वीं शताब्दी, उसमें क्या है? एक चीनी यात्री आया था, ह्वेन-त्सांग। क्या नाम था उसका? ह्वेन-त्सांग। और उसने जो है वो घूमा था उस दौरान के अच्छा या बुरा, क्या भी जो भी उसने देखा वो सब लिखा। अच्छी बुरी उस टाइम की घटनाएं जो है वो सब उसने लिखी। ठीक है। अब बात एक और आती है कि यार हमारे यहां से कोई पैदा नहीं हुआ क्या? तो हमारे यहां से भी एक आदमी था, उसका नाम था कल्हड़। कल्हड़, कल्लड़ किए जाते। वो काला था, इस वजह से उसको कल्लड़ कहा जाता था, और फिर लिखाई में उसका नाम कल्हड़ हो गया। ये था कश्मीरी लेखक था ये। और फिर इन्होंने एक बात अपनी जो है ना लिखी, इन्होंने राज तरंगिणी लिखी थी। लेकिन इनका एक जो क्विट है ना वो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना है। इन्होंने ये लिखा कि वही गुणवान कभी प्रशंसा का पात्र है, वही गुणवान कभी प्रशंसा का पात्र है जो राग द्वेष से ऊपर उठकर
एकमात्र सत्य का निरूपण अपनी भाषा में करता है। जो कि ये जो कवि है ना, वो क्या उसको वो कहना चाहते थे एक अच्छा इतिहासकार। बात को समझिए, इस बात का मतलब क्या है? बात का इसका मतलब ये है कि पहले क्या होता था, राजाओं के समय पे जितने भी जो लोग होते थे, वो कवि होते थे, वो राजा की तारीफ के कसीदे ही लिखते थे। अब ऐसे उनकी बुराई को कौन लिखे? तो दैट्स वाई यहाँ पुराने ज़माने में इतिहासकार नहीं थे, क्योंकि उनको तो सब कुछ अच्छा बुरा लिखना होता है। बाहर के लोग इस वजह से, क्योंकि अगर उनका खुद का अगर राजा था तो वो उसकी बुराई करने लग जाते थे, लेकिन यहाँ के नहीं करते थे। इस वजह से वो ज़्यादा इतिहास की वहाँ से संरचनाएं मिलती हैं। तो कलहड़ जो था ना, उसने ये कहा था कि भाई आपको किसी के पक्ष में नहीं लिखना है, अगर वो गलत है तो गलत है, तभी आप एक अच्छे इतिहासकार कहला सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो इतिहास है वो लिखना चालू हुआ, और इतिहास जो है उसके संरचनाएं हमको देखने को मिलती हैं। अब इसके क्या होते हैं, हमारे पास कुछ साधन हैं जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास को रखने के साधन कहे जाते हैं। साधन का मतलब क्या हो गया है? साधन का मतलब ये हो गया है कि हमारे पास जानने का इतिहास को, साधन मतलब इतिहास को जानने का मटेरियल, वो है हमारे पास। तो उसमें हम अगले वीडियो में बात करेंगे साहित्यिक साधन। हमारे पास साहित्यिक साधन कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।